कांग्रेस में निष्ठा परिवर्तन के साथ पार्टी परिवर्तन, आला कमान या राज्य नेतृत्व के खिलाफ बगावत उसके इतिहास का हिस्सा है। लेकिन 2014 के बाद से जैसे कांग्रेस ने भी हथियार डाल दिए, न जमीनी संगठन बच पा रहा है, न जमीनी नेता, न पुरानी साख। कांग्रेस में कलह के इतने मोर्चे खुले हैं कि कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से संभालने की शुरुआत करें। यूपी संभालने की कोशिश में राजस्थान का रण बेलगाम होने लगता है। राजस्थान पर सोचना शुरू करें तो पंजाब बिदक जाता है। कितने साल, कितने चेहरे, कितने नाम। किताबों में और स्थापना समारोहों में दर्ज है कि 135 साल पुराना इतिहास है कांग्रेस का। लेकिन इतने साल के इतिहास में इतने पैबंद लगे कि तथ्य अनदेखे रहे। ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तब 3 पट्टी वाला झंडा इसकी पहचान था। आजादी के बाद तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस का चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी हो गया। इसी चिन्ह के साथ उन्होंने चुनाव लड़े। आजादी से पहले ही कांग्रेस 2 बार टूटी थी। एक बार मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में। आजादी के बाद 1951 में जेबी कृपलानी ने पहली बार कांग्रेस को तोड़कर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी। इसके बाद 1956, 1959, 1964, 1966, 1967, 1969 में कांग्रेस से टूटकर अलग पार्टियां बनी। 1978, 1981, 1984 में कांग्रेस फिर टूटी और 1986 में प्रणब मुखर्जी ने भी अलग पार्टी बनाई थी। इनमें से 1969 और 1978 में इंदिरा गांधी की वजह से कांग्रेस में विभाजन हुआ। 1969 में आपसी मतभेदों के चलते कांग्रेस टूट गई। इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस की नींव डाली, जिसका नाम उन्होंने कांग्रेस आर रखा। उनकी नई कांग्रेस का चिन्ह गाय और बछड़ा था। एक मजाक का पात्र बनाया गया कि इंदिरा गांधी गोया गाय है और बछड़ा संजय गांधी है। ये सब 73, 74, 75 के समय से शुरू हुआ, जब इंदिरा गांधी का राजनीतिक ग्राफ नीचे गिर गया। कांग्रेस का देखिए बड़ा इससे पहले बड़ा एक तरीके से स्वर्णिम इतिहास था और कांग्रेस के प्रति मतदाताओं की बड़ी निष्ठा थी। जो पहला चुनाव हुआ 1951-52 में, तो वहां के ऊपर पूरा एक नारा था कि अ वोट फॉर नेहरू इज अ वोट फॉर कांग्रेस। मतलब अगर आप जवाहरलाल नेहरू को वोट देंगे तो आप कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस मजबूत होगी। तो इतना रुतबा था जवाहरलाल नेहरू का, एक व्यक्ति विशेष के नाम के ऊपर पूरे देश में वोट मिल रहा था, जिससे कांग्रेस को फायदा हो रहा था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के वोट से जवाहरलाल नेहरू को या इंदिरा गांधी को फायदा हो रहा था। तो ये तमाम चीजें जो है ये बाद की शुरुआत हुई, जब 1967 के बाद में जब कास्ट बेस्ड राजनीतिक दल सामने आए और तरह तरह के जो थे समीकरण बनने लगे, तिगड़ा बनने लगी। कांग्रेस में बहुत बड़ा बंटवारा हुआ 1969 में, और उसके बाद का जो समय आया, फिर इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा 71 का चुनाव जीता गरीबी हटाओ के बाद। फिर उन्होंने पाकिस्तान को 2 फाड़ किया, तो विपक्ष जैसे बिल्कुल बौखला गया था और उसने इंदिरा गांधी के ऊपर हर तरह के इल्जाम लगाए। पुरानी कांग्रेस के कामराज के साथ चली गई। उसका नाम कांग्रेस ओ रखा गया। उसका चिन्ह तब 3 पट्टी के बीच चरखा था। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस में फिर असंतुष्टों का एक ग्रुप तैयार हुआ। कांग्रेस फिर टूटी। इंदिरा गांधी ने अपने हिस्से वाली कांग्रेस का नाम कांग्रेस आई रखा, जिसका मतलब था कांग्रेस इंदिरा। और इस नई पार्टी का चुनाव चिन्ह था हाथ का पंजा। बूटा सिंह जब बड़े एक्टिव थे, नरसिम्हा राव जी जब बड़े एक्टिव सीनियर नेता थे, इंदिरा गांधी हैदराबाद के अंदर थी, ऐसा किताबों में लिखा है, ऐसे बाकी जगह लिखा है। जब इलेक्शन कमीशन ने ऑफर किया, उन्होंने 3 सिंबल को ऑफर किया था, हाथी, साइकिल और पंजा। हाथ, जब बूटा सिंह की उनकी आवाज ऐसी थी, हैदराबाद में बैठी थी, बात कर रही थी, बार बार वो कह रहे थे हाथ का सिंबल,
तो इंदिरा गांधी समझ नहीं पा रही थी, ऐसा अखबारों में छपा और मैंने भी सुना किसी से, उन्होंने कहा हाथ का मतलब क्या है, व्हाट आर यू ट्राइंग, हाथी? उसका नहीं, हाथी नहीं, हाथ। इस नरसिम्हा राव जी ने उन्होंने उसको फोन पकड़ा दिया, जनता ने समझा कि वो कह रहे हैं पाम यानी कि पंजा, इसलिए पंजा चुना गया। 1981 में कांग्रेस आई का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। आजाद भारत की पहली टूट के बाद से कांग्रेस से निकलकर लगभग 70 पार्टियां बनी, उनमें से अधिकतर का अब अस्तित्व नहीं। एक समय कांग्रेस ने यह भी देखा जब नारायण दत्त तिवारी, माधवराव सिंधिया, A.K. एंटनी, P. चिदम्बरम ने भी बगावत की या नई पार्टी बनाई। शरद पवार ने तो 2 बार कांग्रेस से अलग अपनी पार्टी बनाई। पश्चिम बंगाल में आज जिस टीएमसी की वजह से कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई, उस टीएमसी की ममता बनर्जी भी कांग्रेस से टूटकर ही निकली थी। 2016 में पार्टी आखिरी बार टूटी जब अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। कांग्रेस के साथ मुश्किलें अगर नेतृत्व के स्तर पर हैं तो संगठन के चुनावों की समस्या भी कम बड़ी नहीं है। अक्सर विपक्ष पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस में पदाधिकारियों को लेकर आंतरिक चुनाव न होना उनके आरोपों को बल भी देता है। पुरानी पार्टी है, नए जोश को जोड़ना है तो जिम्मेदारी और अधिकार दोनों सौंपने की जरूरत होती ही है। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और अमरिंदर के बीच खुली जंग है वर्चस्व की। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच पीढ़ी की सोच का द्वंद्वात्मक फासला है। कहने को मतभेद सुलझाने की कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन जब पार्टी में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल ही 2 साल से लंबित पड़ा हो, वहां राज्य स्तरीय विवादों का समाधान कैसे हो? जहाँ पायलट साहब कह देंगे वह जाएंगे, वो कहेंगे मरना है तो मर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कोई किसी पार्टी में भी कोई व्यक्ति अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, कार्यकर्ता की बात करते हैं, तो वो कोई चलना नहीं होता है। आंतरिक लोकतंत्र में सब बात जायज है और ये बात करनी चाहिए। पायलट साहब ये बात करते रहे। राजस्थान और पंजाब में पार्टी के अंदर की खींचतान को अगर बारीकी से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ कुछ सवाल उठते हैं। सचिन पायलट, जिनकी राजनीतिक विरासत की जड़ें ही कांग्रेस की मिट्टी में है, जो गहलोत के साथ विवाद को पार्टी के अंदर ही सुलझाना चाहते हैं, जो बार बार पार्टी के प्रति निष्ठा प्रकट करके बीजेपी के साथ जाने से इनकार करते रहते हो, वो सम्मानजनक समझौते से वंचित रह जाते हैं। डिप्टी सीएम का पद उनसे छीन लिया जाता है। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में जल्दी आ सकते हैं आप। किसने क्या बोला? रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। 5,000 से अकाउंट में पैसा कम होता, उस पे पेनल्टी लगती कि नहीं लगती? दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जो 4.5 साल पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, जो राज्य पार्टी के एक धड़े को लेकर बगावत के खुले मूड में हैं। उन्हें पंजाब में डिप्टी सीएम बनाए जाने की सिफारिश है। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इस डेमोक्रेटिक पार्टी में सबको हक है अपना कंसर्न रेज करने का, और विद इन द पार्टी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारे पास जैसे कमेटी बना दी गई है और हाईकमांड इसको देख रही है। सारी लड़ाई नेतृत्व की दिखती, वर्चस्व की दिखती। इस सब के बीच पार्टी कहीं पीछे रह जाती। पार्टी को भी ये देखना होगा कि संगठन के स्तर पर जब कमजोरियां होती हैं तो बगावत आसान हो ही जाती है।
कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पार्टी में चुनाव आखिरी बार 21 साल पहले साल 2000 में हुआ था। तब जितेंद्र प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था और हार गए थे। अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनावों पर ध्यान दिया जाए तो आखिरी चुनाव 1997 में सीताराम केसरी के समय में हुआ था। 2013 में आखिरी चिंतन शिविर हुआ था। 2014 में लोकसभा में मिली करारी हार के बाद भी सन्नाटा है। 2019 के बाद बेचैनी है, बगावत है और विद्रोह है, लेकिन मंथन अब भी नहीं है। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां चूक रही है कांग्रेस और क्यों ऐसे बिखर रही है कांग्रेस। देखते रहिए आज। कांग्रेस के पास हिमालय सी नेहरू गांधी की वैचारिक विरासत है। देश पर शासन का दशकों पुराना अनुभव है। फिर क्यों आज कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझने के लिए मजबूर है? संगठन और सोच में कमी है या विपक्ष के पास मजबूत नेतृत्व और विचारधारा है? जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं मैं। दशकों की राजनीति के बाद भावनाओं की जमीन पर आंसू गिरे तो विचारों का नया संगठन तैयार हुआ। कांग्रेस के 23 नेताओं ने G23 नाम से एक समूह बनाया जिसने अपने हाथों में आईने थाम लिए, ऐसे आईने जिनमें कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व झांक कर चिंतन कर सके। दुर्भाग्य से हमारी शिकस्त होती गई, हम कमजोर हो गए और उसका नुकसान देश को हुआ, उसका फायदा सत्ताधारी दल को, ठीक वो भी इसी देश की पार्टी। और एक बात जरूर कहूंगा मैं कि जैसा प्रजातंत्र में मैंने कहा अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, और देश में भी सोच संगठन के अंदर भी वो रहती है। और अगर कोई अपना मत ना व्यक्त करे कि इसका मतलब कोई क्या निकाल ले, फिर वो ना घर मजबूत रहता, ना समाज, ना संगठन। G23 समूह के अंदर ऐसे नेता हैं जिन्होंने इंदिरा राजीव के दौर से लेकर सोनिया राहुल तक के समय को देखा है। इन लोगों ने गठबंधन की सरकारों से लेकर अटल मोदी तक का समय भी देखा है। ये पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी से कुछ कहना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का, तो बड़ा फख्र होता कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मस्नवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। जितेंद्र प्रसाद निकल आए तो अब ये समूह G23 से G22 रह गया। अगर इन बातों को छोड़ भी दें तो नसीहतों के सुर रोज सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व इसे कितना सुन रहा है ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमने ग्रुप ऑफ 23 ने ये इश्यू रेज किया था कि हमारी पार्टी को आप रिफॉर्म कीजिए, हमें सुनिए। सुने नहीं सुने वो अलग बात है,
राजनीति में संगठन की शक्ति को बनाए रखने के लिए सरकार की स्थिति में आते जाते रहना पड़ता है। हार हो भी जाए तो मंथन करके उनसे सीखा जा सकता है। लेकिन जब सिंधिया और जितिन जैसे युवा नेता दूर होने लगे, राजस्थान पंजाब जैसी कलह सामने आने लगे, तब उसे अलार्म मानते हुए जागना जरूरी होता है। यूपी चुनाव सामने है और यहीं से शुरू होगी कांग्रेस की अग्नि परीक्षा संगठन, नीति और रणनीति के लिहाज से। पार्टी में भी दरअसल लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। अगर एक नहीं कई आवाजें एक ही चीज, एक ही सुझाव दे रहे हो तो शायद उन्हें सुनने में ही भलाई हो। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।